नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की तैयारी करते हैं। देखिए, फ़िलहाल हमारा नेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास है और दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है। तो हम नेट के एग्ज़ाम को आधार बना करके उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि हिंदी साहित्य के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ ताकि आप ज़्यादा चीज़ों को जान सके और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हो सके। तो देखिए, फैक्टों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मिलान वाले प्रश्न जब भी आते हैं तब हमें फैक्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, काल विभाजन और नामकरण करने वाला जो पहला लेखक था वह थे जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी का आदि कवि जिसे माना जाता है वह स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो कौन सा है, तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा जो लिखी गई है परीक्षा गुरु, इसको माना जाता है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण जिन्होंने व्याकरण लिखना शुरू किया वह है हेमचंद, जिनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। हिंदी के जो प्रथम कवि हैं सरहपा को माना जाता है 9वीं सदी। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है 9वीं सदी। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है प्रथम पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जिसको माना जाता है वह पृथ्वीराज रासो को, जिसके रचयिता चंद्र बरदाई ही हैं। और इसको देख लीजिए, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत भी आता है, लेकिन पहली बार जो हुआ हमें देखने को मिलता है विशलदेव रासो में। अबहट का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कौन सी रचना में देखने को मिलता है, तो विद्यापति ने कीर्ति लता में किया है। तो ये चीज़ भी देखिए इम्पोर्टेंट है और इसको देख लीजिए। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार जो हैं विद्यापति हैं और हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत जो है मानी जाती है, किससे मानी जाती है, तो मुकरियों की शुरुआत जो है अमीर खुसरो से मानी जाती है। आपको पता होगा कि उन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, कई प्रकार के मतलब जो मनोरंजन की चीज़ें होती उसकी शुरुआत की। भक्ति के जो प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य को माना जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो हैं असायत को माना जाता है। हिंदी के प्रथम जो सूफी कवि है असायत को माना जाता है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य जो है पद्मावत है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य जो है हंसावली आशायत है। और देख लीजिए, हिंदी की आदि कवित्री जो है मीराबाई को माना जाता है और आधुनिक कवित्री जो है महादेवी वर्मा को। और देख लीजिए, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य जो है या काव्यकार जो है सूरसागर और सूरदास को माना जाता है। सूरसागर जो रचना है सूरदास की रचना है और इसको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य जो है रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज अगर हम देखें तो लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम जो कवि है वह कौन है, तो वह है जॉर्ज ग्रियर्सन। एक मिनट। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ अगर हम देखें तो तुलसी सतसई से हुआ है। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगनी को मानते हैं, लेकिन तुलसी सतसई से ही सतसई परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। इसको देख लीजिए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास को माना जाता है, जो कि हरिओत के द्वारा लिखा गया है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ जो है वह हित तरंगनी जो कि कृपाराम के द्वारा लिखी गई है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के बारे में अगर हम देखें तो वे देखिए कौन है, श्रीधर पाठक को माना जाता है। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमनमाला की भूमिका में किया है। वहीं देखिए, छायावाद की प्रथम कृति जो है झरना है 1918 ईस्वी की, जो कि प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। और इसको देख लीजिए। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि जो है पंत है। शुक्ल के अनुसार अगर हम देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो सुमित्रानंदन पंत को प्रथम कवि माना जाता है। और मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता जो है
जूही की कली में निराला हमें देखते हैं। ये छायावाद के ही सारे कवि हैं। और प्रयोगवाद का शब्द का प्रथम प्रयोग जो है, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग अगर हम देखें तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है, और ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नई कविता नाम दिया है, किसने दिया है नई कविता नाम? तो अज्ञे ने दिया है, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अज्ञे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो भग्नदूत 1933 ईस्वी की है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी में है। हम खुरमा व हम संवाद का हिंदी में अनुवाद किया गया है। अगर हम देखें जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परख है, 1929 ईस्वी का है। ईलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो घृणामयी 1929 का है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो चित्रलेखा है, 1934 ईस्वी का है। अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी का है। इसके दो भाग हैं। पहले भाग का प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ है, और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ है। अगर हम फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास देखें तो देखिए ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका पूरा नाम जो है फणीश्वर नाथ रेणु है। तो इनका जो पहला उपन्यास है मैला आंचल, जो कि 1954 ईस्वी का है, और बहुत ही ज़्यादा इसमें आंचलिकता के तत्व हमें देखने को मिलता है। इसको आंचलिक उपन्यास ही कहा जाता है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास अगर हम देखें तो वे दिन 1964 ईस्वी की रचना है, और परिंदे भी इन्हीं का कहानी संग्रह है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी अगर हम देखें तो इंदुमती को माना जाता है, जिसके रचनाकार किशोरीलाल हैं। और देखिए हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका अगर हम देखें तो बंग महिला, जिनको हम राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं की रचना है दुलाई वाली, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई थी। और देख लीजिए प्रसाद की प्रथम कहानी के बारे में देखते हैं तो ग्राम 1911 ईस्वी की इनकी रचना है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और प्रेमचंद की प्रथम कहानी अगर हम देखें तो पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई है। देखिए हिंदी में प्रेमचंद जब लिखने लगे तो वह 1915-16 के बाद से ही लिखने लगे हिंदी में। उससे पहले भी वह रचनाएं किया करते थे, लेकिन वे उर्दू में लिखा करते थे। इसीलिए प्रेमचंद की जो पहली हिंदी कहानी मानी जाती है वह मानी जाती है पंच परमेश्वर को, जिसका प्रकाशन 1916 में हुआ है। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रेमचंद ने पहले भी बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, लेकिन वह सारी सारी उर्दू में थी। तो उनको आप ध्यान में रख के चलिएगा। और देख लीजिए इसको, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह जो है परिंदे है, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ है। हिंदी में प्रथम जीवनी जो है भक्तमाल है, 1585 ईस्वी का है, जो कि नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। इसमें बहुत सारे रचनाकारों का एक तरह से जीवन परिचय दिया गया है। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह अगर हम देखें तो राजा निर्वंशिया है, 1957 में इसका प्रकाशन हुआ है। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक अगर हम देखें तो भारतेंदु ने मारा है नहुस को, जिसका रचनाकार गोपाल चंद्र है। देखिए पहला जो नाटक माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक नाटक, जो कि उनके पिता ने ही लिखा है, जो कि उनके पिता के द्वारा ही लिखा गया है, जिसका नाम नहुस है। गोपाल चंद्र उनके पिता का नाम था। तो भारतेंदु जी ने अपने पिता के ही नाटक को पहला मौलिक नाटक माना है हिंदी का। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक अगर हम देखें तो राजश्री है, जो कि 1915 में लिखी गई है। और हिंदी का प्रथम एकांकी अगर देखें तो एक घूट है, जिसका प्रकाशन 1928 में प्रसाद के द्वारा किया गया, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। और रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार दान दिया है, तो किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो रस विवेचन को पहली बार जो मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है वह रामचंद्र शुक्ल ने प्रदान किया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और देख लीजिए साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता जो है वह कौन है? तो इसको भी देख लीजिए। तो भट्टनायक जो है साधारणीकरण के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं। पहला गिरमिटिया के नायक हैं। तो पहला गिरमिटिया के नायक कौन है? महात्मा गांधी विशेष में पहला गिरमिटिया गिरजा किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है। तो पहला गिरमिटिया क्या है? गिरजा किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है, जो कि महात्मा गांधी पर आधारित है। इसके नायक मोहनदास हैं, अर्थात गांधी जी हैं। ठीक है।
पहला गिरमिटिया जो है उपन्यास है जो कि महात्मा गांधी पर आधारित है। निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है, तो कवित्त छंद को उन्होंने जातीय छंद कहा है। किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? तो रामानंद ने। निर्गुण और सुगुण दोनों को प्रभावित किया रामानंद ने। इसी परंपरा से हमें तुलसी निकलते हुए दिखते हैं और इसी परंपरा से हमें कबीर निकलते हुए दिखते हैं, रामानंद के परंपरा से। और देख लीजिए परंपरा कहानी के रचयिता कौन है? तो अज्ञे हैं और नवगीत का प्रारंभ माना जाता है 1965 से। और देख लीजिए मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? तो खड़ी बोली में हुआ है, जिसको आज हम बोल रहे हैं। तो मानक बोली जो है खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है? तो विभा रानी की ये रचना है। और देख लीजिए बाल साहित्य की अगर हम बात करें तो गुलेल का खेल किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी की रचना है, जिनका उपन्यास है तमस। और देख लीजिए प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारत तत्व किसकी कृतियां हैं? तो भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। वसुधा रचना किसकी है? तो रविंद्र कालिया की रचना है। और वांगार्थ रचना किसकी है? तो कमला प्रसाद की रचना है। करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है? तो भवभूति का ये कथन है। तो देखिए ये कथन भी कितना इंपॉर्टेंट है कि भवभूति ने केवल करुण को ही एकमात्र रस माना है, जो कि वात्सल्य रस है। मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? तो भारत भूषण अग्रवाल है। तुलसी रसायन रचना किसकी है? तो भागीरथ मिश्र की रचना है। और देख लीजिए इसको सामाजिक यथार्थ के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया, जिसको हम नकेनवाद के नाम से जानते हैं? चलाया गया नकेनवाद। तो नकेनवाद 3 कवियों के 3 रचनाकारों के नाम से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसीलिए इसका जो नाम है नकेनवाद है। और आज से पहले आलोचकों के लेखक हैं तो कुंवर नारायण हैं। और महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? तो रांगे राघव की रचना है। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहार की है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, आपको पता होगा। और हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 5 वर्गों में रखा जाता है। और परिणति किसकी रचना है? तो भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। और जनांतिक रचना के रचनाकार कौन है? तो नेमिचंद्र जैन है। नए प्रतिमान पुराने निकष कृति के रचयिता कौन है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा है। और इसको देख लीजिए संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर किसका कथन है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कबीर का कथन है और ये आपको पता होना चाहिए। और इसको देख लीजिए बरगद की छाया उपन्यास जो किसकी रचना है? सत्यप्रकाश सेंगर की रचना है। और जलते हुए वन का बसंत रचना है किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की रचना है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में हमें देखने को मिलती है? तो ब्रज भाषा में हमें देखने को मिलती है। और इसको देख लीजिए संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343 अनुच्छेद के भाग 1 के अनुसार। और देख लीजिए चिंतामणि किस काल के कवि हैं? तो उत्तर मध्यकाल के कवि हैं। और मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। और भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो दामोदर था। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन है? तो यम है। यम जो है करुण रस के देवता हैं। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? तो गुलेरी जी को दी गई है। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो ओम प्रकाश है। और देख लीजिए रामचंद्रिका को हिंदी का अजायब घर किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को अजायब घर कहा है, जो कि किसकी रचना है? आप कमेंट करके बताएंगे। रहस्यवाद का आधार जो है वह क्या है? अद्वैतवाद है। और किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद ने, क्योंकि इनके नाटकों में इतने दृश्य होते हैं
कि उनको स्टेज पे प्ले करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इसको देख लीजिए, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। और देखिए, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल को। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो संस्कृत को जाना जाता है। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो किस रचना की लिखी गई है? बिहारी सतसई की बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है, मतलब अन्य रचनाकारों के द्वारा उसके ऊपर कोई ग्रंथ लिखना, उन्हीं को हम टीकाएं कहते हैं। और देखिए, कुटज के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो मलयालम है। कौन सी भाषा औष्टिक समूह से संबंधित है? तो खासी, ये जो है औष्टिक समूह से संबंधित है। और खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास। और खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो खड़ी बोली का अरबी और फारसी में रूप क्या है? तो उर्दू भाषा है। आपको शायद पता होगा कि उर्दू भाषा जो है भारत में, ये जो मेरठ का इलाका है, इधर ही मतलब इसका उद्भव हुआ है और आरंभ हुआ है। और इसको देख लीजिए, गंग छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और देखिए, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है। और तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, उपन्यास है। तो ये देखिए, इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण तथ्य थे ये। आज हमने 100 प्रश्नों को देखा और उसके बाद हम देखेंगे और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को, क्योंकि एक बार में जब ज़्यादा चीज़ों को देख लेते हो तो वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो देखिए, मुझे आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से मैं आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में मिलान वाले प्रश्न या वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में आ जाते हैं। तो इनको आप जरूर जानिए, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि ये हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देखिए, अगर आप DSSB, KVS या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT, तो भी आपके लिए ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन हमेशा लाभदायी होते हैं। और इसको आप नेट के लिहाज से भी लेके चलिए, क्योंकि नेट में इस प्रकार के प्रश्न आपके कई फंसेंगे और उनको जब आप समझ पाएंगे जब आपको एक तरह से इनके बारे में पता होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक आप बने रहिए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे लिंक दिया गया है, लिंक में मतलब चैनल का लिंक है, उसको लॉगिन कीजिए, मतलब उसको आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारा कंटेंट देखने को मिलेगा और जितनी भी मतलब मैं क्लासेस लेता हूँ उन सभी की PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। तो मुझे आशा है आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पे या किस विषय पे आपको अगला लेक्चर चाहिए, क्लास चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक आप बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।